हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एक्शन रिसर्च की फ़ाइल कैसे बनाई जाती है। बेसिकली ये जो फ़ाइल है ये डीएलएड, बीएड और बीटीसी के स्टूडेंट्स को बनाने के लिए दी जाती है। फ्रेंड्स, इससे पिछली वाली वीडियो में हमने देखा था अचीवमेंट टेस्ट की फ़ाइल कैसे बनाई जाती है। फ्रेंड्स, हमारे इस चैनल पे बीएड, डीएलएड से संबंधित सभी फाइलें उपलब्ध हैं। तो आइए देखते हैं एक्शन रिसर्च की फ़ाइल कैसे बनाई जाती है। एक्शन रिसर्च की फ़ाइल बनाने के लिए सबसे पहली हेडिंग होगी कार्य अनुसंधान का अर्थ या क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ। इसमें हम क्रियात्मक अनुसंधान किसे कहते हैं उसके बारे में हम लिखेंगे। इसके बाद हमारी नेक्स्ट हेडिंग होगी परिभाषा। इसमें हम कार्य अनुसंधान की परिभाषा को हम लिखेंगे। परिभाषा लिखने के पश्चात हमारी नेक्स्ट हेडिंग आ जाएगी कार्य अनुसंधान की विशेषताएं। इसमें हम क्रियात्मक अनुसंधान की क्या क्या विशेषताएं होती हैं इन सब चीज़ों को अपनी फाइल में हम इंक्लूड करेंगे। इसके बाद हमारी नेक्स्ट हेडिंग होगी ज़रूरत और महत्व। इसमें हम कार्य अनुसंधान की ज़रूरत और महत्व को हम लिखेंगे। जैसे कि यहाँ दिया गया है शिक्षक के लिए। कार्य अनुसंधान शिक्षक के लिए इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इससे उसके वैज्ञानिक दृष्टिकोण का निर्माण होता है। इसके साथ ही वह बच्चों की कमजोरियों का पता भी लगा सकता है और उसका उपचार भी करता है। विद्यार्थियों के लिए भी एक्शन रिसर्च बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि उससे उनकी कमजोरियों को पता लगा पाता है और उनका उपचार हो जाता है, जिससे वो शिक्षा में अपना ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। इसके बाद हमारी नेक्स्ट हेडिंग होगी क्रियात्मक अनुसंधान के लाभ। इसमें हम क्रियात्मक अनुसंधान के जो लाभ होते हैं उनके बारे में हम लिखेंगे। इसके बाद हम लाभ से संबंधित हम चित्र भी यहाँ पर लगा सकते हैं अपनी फाइल में। फ्रेंड्स, आप चित्र नेट से या फिर अपने आप बना भी सकते हैं। अगर आप अपने हाथ से चित्र बनाकर लगाएंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट हेडिंग है हानियाँ। इसमें क्रियात्मक अनुसंधान की कुछ हानियाँ या सीमाएं भी होती हैं। जैसे कि अगर कोई अनुभवहीन टीचर होता है तो उसके लिए क्रियात्मक शोध करना या क्रियात्मक अनुसंधान करना बहुत कठिन कार्य रहता है और वे आंकड़ों को अच्छी तरह से प्रस्तुत भी नहीं कर पाता। तो ये सब सीमाएं व हानियाँ हो सकती हैं क्रियात्मक अनुसंधान को। इन सब चीज़ों को हम अपनी फाइल में इंक्लूड करेंगे। इसके बाद हानियों का एक चित्र या डायग्राम की तरह हम अपनी फाइल में लगा सकते हैं। इससे हमारी फाइल बहुत ही अच्छी दिखती है और टीचर अट्रैक्ट होते हैं हमारी फाइल की तरफ। इसके बाद हमारी नेक्स्ट हेडिंग आ जाती है क्रियात्मक अनुसंधान के चरण। यदि कोई टीचर क्रियात्मक अनुसंधान करता है तो उसके क्या चरण हो सकते हैं इस बारे में हम देखेंगे। तो इसमें कुछ स्टेप्स बताए गए हैं। जैसा कि पहला स्टेप्स है समस्या की पहचान करना, परिकल्पना निर्माण करना, अनुसंधान की विधि का निर्माण करेंगे, आंकड़ों को उसके बाद एकत्र करेंगे, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, आंकड़ों के एकत्र करने के बाद उसका प्रस्तुतिकरण भी करना होता है, आंकड़ों का विश्लेषण। जब प्रस्तुतिकरण आंकड़ों का कर लिया उसके बाद हम उसका एनालाइज करेंगे। इसके बाद हम निष्कर्ष या सुझाव लिखेंगे हम। तो ये था एनालाइज का प्रोसेस। उसके बाद हम क्रियात्मक शोध या अनुसंधान की अवधि भी लिखेंगे और अनुसंधानकर्ता का नाम, जो टीचर है उसका नाम भी लिखेंगे। इसके बाद हमारी नेक्स्ट हेडिंग आ जाती है क्रियात्मक अनुसंधान के उदाहरण। इसमें हम क्रियात्मक अनुसंधान के क्षेत्र या उदाहरण को भी लिख सकते हैं कि जैसे क्रियात्मक अनुसंधान किन किन विषयों में प्रयुक्त हो सकता है। तो इसमें पहला दिया हुआ है हमारा हिंदी विषय। हिंदी विषय में समस्या क्या हो सकती है बच्चों के लिए जिस पे क्रियात्मक अनुसंधान टीचर कर सकता है। जैसे कि वाचन संबंधित समस्या होती है बच्चों को, तो इसके लिए एक टीचर अनुसंधान कर सकता है कि ये वाचन संबंधित बच्चों की समस्या क्यों हो रही है। लेखन से संबंधित समस्या हो सकती है
वर्तनी मतलब पढ़ने के से संबंधित भी समस्याएं हो सकती है बच्चों की, और व्याकरण संबंधित अशुद्धियाँ। इन सब चीज़ों पे हिंदी विषय में क्रियात्मक अनुसंधान एक अध्यापक कर सकता है। इसके अलावा गणित विषय में भी क्रियात्मक अनुसंधान एक अध्यापक कर सकता है, जैसे कि बच्चों को जमा घटा, भाग, गुणा, अन्य समस्याएं आती हैं, तो इन सब चीज़ का निर्वहन करने के लिए एक टीचर क्रियात्मक अनुसंधान कर सकता है। इसके अलावा यदि कक्षा में कोई बच्चा शोर कर रहा है तो उसके लिए भी क्रियात्मक अनुसंधान, या विद्यालय में किसी चीज़ की कमी है तो उसके लिए भी क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा समाधान किया जा सकता है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट हेडिंग आ जाती है कि कार्य अनुसंधान और मूलभूत अनुसंधान। इसमें कार्य अनुसंधान या क्रियात्मक अनुसंधान या मूलभूत अनुसंधान में डिफरेंस को लिखेंगे हम अपनी फाइल में। तो यहाँ क्रियात्मक अनुसंधान और मूलभूत अनुसंधान में डिफरेंस दिया गया है। उद्देश्य, समस्या, अनुसंधानकर्ता, परिकल्पना और निष्कर्ष, इन सभी चीज़ों में डिफरेंस दिया गया है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट हेडिंग आ जाती है समस्याएं। इसमें हम क्रियात्मक अनुसंधान में कुछ समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है, जैसे कि जो आंकड़े होते हैं अध्यापक द्वारा वो कई बार सही तरीके से प्रस्तुत नहीं कर पाते, जिसकी वजह से क्रियात्मक अनुसंधान विफल हो जाता है। और अध्यापकों में अनुभव की कमी भी होती है, तो इसके कारण भी क्रियात्मक अनुसंधान ठीक प्रकार से वो कर नहीं सकते। तो इसी के साथ हमारी ये फाइल ख़त्म होती हुई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।